2020 इंडिया में आया कोरोना वायरस, देन द इमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट वेव, फिर 2021 में आया द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, अ सुनामी जिसने हमारे पूरे देश को हिला दिया, अ लॉट ऑफ सफरिंग एवरीवेयर। एंड नाउ एट प्रेजेंट जब कोविड का ग्राफ इंडिया में इज विटनेसिंग अ डिक्लाइन, तो अब अनदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन is seeing a rise. Black fungus or mucormycosis, white fungus and yellow fungus cases is seeing a rise these days in our country. जहाँ इंडिया में अभी तक 11,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं ऑफ दिस फंगस, द ब्लैक फंगस, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसे एपिडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, वहीं कुछ सेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सिचुएशंस आर मोर वनरेबल टू दिस इन्फेक्शन, which includes people with uncontrolled diabetes या वो लोग जिनको अभी अभी they've recovered from a surgery and what not। जो हमारे मन में ब्लैक फंगस को लेके बहुत से सवाल है कि ये कैसा होता है, प्रॉपर सिम्टम्स क्या है, और अगर हम कभी भी हमें कोविड नहीं हुआ है तो क्या तब भी हमें ब्लैक फंगस हो सकता है। सो टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस, टू गेट इन डेप्थ ऑन दिस, वी आर गोइंग टू स्पीक टू एन एक्सपर्ट, a renowned ophthalmologist and expert in the treatment of disorders and diseases of the eye, Dr. Abdul Qadir from Kailash Hospital, Greater Noida, and वो सारे फंगस इन्फेक्शन के बारे में हमें डिटेल्स में बताएंगे। So let's get some answers. So sir, firstly thank you for connecting with us. तो सर, जैसे हमें बिट्स एंड पीसेस में हम मीडिया में देखते हैं, वी विटनेस की ब्लैक फंगस क्या है, 11,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वो आ चुके हैं इंडिया में, लेकिन वी रियली वांट एन एक्सपर्ट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज आपने वो देखा है, यू सीन इट, आप देखते हो, तो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को ब्लैक फंगस के बारे में बताओगे इन डिटेल। ब्लैक फंगस बेसिकली कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। जैसे कोरोना इन्फेक्शन है, कोरोना इन्फेक्शन की तरह से कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत पहले से हम देखते आए हैं। बहुत रेयर इन्फेक्शन होता है, इट्स अ वेरी वेरी रेयर टाइप ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइप का इन्फेक्शन होता है, जो कि जिसको ऐसा कह सकते हैं कि ये फंगस बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है, एनवायरनमेंट के अंदर भी होता है, और क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है तो इस फंगस को, इस इन्फेक्शन को वो फ्लेयर अप नहीं होने देती है। और कुछ कंडीशन जरूर ऐसी होती हैं जो कि ऑब्वियसली वेरी रेयर कंडीशंस होती हैं, जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जिन पेशेंट्स को एड्स होता है, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी चलती होती है, कैंसर का ट्रीटमेंट चलता होता है, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, जो कि हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस होते हैं। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, और इट्स नॉट अ न्यू थिंग एक्चुअली। सर, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स का ये ज्यादा आजकल आ रहा है कि डायबिटीज है तो उनको ज्यादा, तो वो ऐसे क्यों केसेस वैसे क्यों आ रहे हैं? डायबिटीज से बेटर है इसको अगर हम कोरोना से कनेक्ट करके देखें। ओके। तो कोरोना इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कोरोना इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है जो कि ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी को एड्स है, किसी को कैंसर है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, और ओल्ड एजेस में स्पेशली, तो ऐसे पेशेंट्स में ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस्ड होती है, और इस इन्फेक्शन का क्योंकि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, तो इसके इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सर, जैसे इसका इफेक्ट आईज में, इंटेस्टाइन्स में, ये सब हमने सुना है, और कौन से बॉडी सिस्टम और बॉडी पार्ट्स में ये ज्यादा इफेक्ट करता है? मोस्टली ये इसके जो स्पोर्स होते हैं, इसका जो स्प्रेड होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू वो धीरे अंदर चले जाते हैं, हमारे नोज के द्वारा। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो सांस लेने की नली होती है, उसके द्वारा हमारे फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। वहां से ब्लड स्प्रेड हो सकता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, और क्योंकि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका एक पार्ट होता है साइनस,
तो वहां पर ये जाकर फ्लेयर अप कर सकते हैं। धीरे धीरे वहां साइनस के साथ साथ में उसके बिल्कुल एडजेसेंट में एक छोटी सी बहुत बारीक सी प्लेट होती है, एक छोटी सी हड्डी होती है, उसको ये क्रैक करके, उसको क्रैक करके नहीं, एक्चुअली उसके थ्रू ही ये आंख के अंदर भी पहुंच जाते हैं, और जिसको हम ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं। तो आंख के अंदर, आंख जो होती है उसके चारों तरफ कुछ बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी केज होती है, तो उसमें ये इन्फेक्शन फैलने लगता है, और जितने भी स्ट्रक्चर वहां पर बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लिकेट, बहुत छोटे छोटे मसल्स होती हैं वहां पर, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स जिसको बोलते हैं, वहीं पर आंख की नस भी होती है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इन सबको अगर ये इन्वॉल्व कर लेता है तो ये आंख के लिए बहुत लीथल हो जाता है, और वहीं से इसका इंट्राक्रेनियल ट्रैक बनता है, मतलब वहां से ये दिमाग की तरफ जाने लगता है। तो जैसे हमने फर्स्ट वेव में भी केसेस देखे थे, बट वो ना के बराबर थे, बट अभी भी जैसे इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो ये फैक्टर्स क्या, मतलब क्यों होते हैं ये ब्लैक फंगस के केसेस में, बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, हाँ, फर्स्ट वेव में केसेस थे लेकिन उतने ज्यादा नहीं थे जैसे अब है। इसका रीजन जो है मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हाई यूज ऑफ स्टीरॉइड, injudicious use of एंटीबायोटिक्स। स्टीरॉइड बहुत ज्यादा यूज किया गया है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज की गई है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज बहुत कॉमन है। एड्स और कैंसर उतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज बहुत कॉमन होती है। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आप स्टीरॉइड अननेसेसरली बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज करें, बहुत ज्यादा मीन्स अननेसेसरली, तो जैसे मैंने बताया ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम में ये फंगस रहता है। तो जब बैक्टीरिया कम हो जाएंगे तो इस वजह से भी ये फंगस बढ़ने लगता है। स्टीरॉइड्स की वजह से, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से, अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से ये फंगस बढ़ने लगता है। इसलिए सेकेंड वेव में इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि स्टेरॉइड्स इज वन ऑफ द मेन रीजंस, बट फिर जैसे हमें कोविड से रिकवर करना है तो स्टेरॉइड्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो फिर हम मतलब करें तो क्या करें? एक जगह कोविड से बच रहे हैं तो फिर वो फंगस, तो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? देखिए, स्टेरॉइड को हमारी पैथी में डबल एज सोर्ड कहते हैं, यानी कि दुधारी तलवार जिसको बोला जाता है। हाँ। तो स्टेरॉइड का यूज जहां इंडिकेटेड है वहां इंडिकेटेड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मॉनिटरिंग में, और इसकी जो डोज दी जाती है बहुत जल्दी उसको हम कम करते चले जाते हैं। लगातार लंबे टाइम तक इसको हम यूज नहीं कर सकते, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में इसको बहुत ही ज्यादा मॉनिटरिंग के साथ में यूज करना चाहिए। तो एक्सेस यूज ऑफ स्टेरॉइड इज मोर रेस्पॉन्सिबल रादर देन यूज ऑफ स्टेरॉइड। एंड सर जैसे अभी अलग अलग टाइप की फंगस आ गई हैं, पहले ब्लैक था, अब वाइट, अब येलो के भी केसेस आ रहे हैं, तो पहले तो क्या आप हमें थोड़ा ब्रीफली थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं, ऑल्सो इनका कोविड से क्या कनेक्शन है? देखिए, चाहे म्यूकरमाइकोसिस है, चाहे एस्परजिलोसिस है, यानी ब्लैक फंगस है, चाहे येलो फंगस है, चाहे व्हाइट फंगस है, ये सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन है, कॉमन फंगल इन्फेक्शन। तो सारे के सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। हाँ, इतना जरूर डिफरेंस इसमें मेन है कि म्यूकरमाइकोसिस इज मच मोर लीथल देन एस्परजिलोसिस। इसमें कोविड पेशेंट्स में स्पेशली देखा गया है, इसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास मोर्टेलिटी रेट है, और व्हाइट फंगस में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का मोर्टेलिटी रेट होता है। तो म्यूकरमाइकोसिस इज मोर लीथल देन एस्परजिलोसिस और व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी। एंड सर जैसे एक सवाल जो मेरे मन में भी है कि जिनको कोविड नहीं हुआ है बट उनको या तो वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर उनका कोई रिसेंटली अभी ट्रांसप्लांट हुआ है, एनीथिंग लाइक दैट, उनको ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। कोविड की वजह से इसके केसेस जरूर बढ़ गए थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि साथ में स्टेरॉइड भी यूज हुआ ही हो। बहुत सारे पेशेंट्स हमने ऐसे भी देखे जिनका जो डायबिटिक भी नहीं है, स्टेरॉइड भी यूज नहीं किया है, सिर्फ कोविड इन्फेक्शन हुआ
और वो उसकी वजह से इम्यूनिटी उनकी बहुत डाउन हो गई, बहुत कम हो गई, और ये इन्फेक्शन इनको हो गया। तो मतलब कोविड होना जरूरी है तभी, मतलब कोविड होगा तभी ब्लैक फंगस, मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था आपको, इट्स अ वेरी वेरी रेयर टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर कोविड नहीं है तब भी ये सोसाइटी में, कम्युनिटी में होता है, लेकिन बहुत कम होता है। कोविड के साथ में कुछ फैक्टर्स भी एसोसिएट हो जाते हैं। कोविड इटसेल्फ एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो इस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में स्टेरॉइड भी यूज हो रहा है, साथ में डायबिटिक भी अगर पेशेंट है तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, एज भी ज्यादा है तो और ज्यादा चांसेस, ये सब है। ओके सर, और ये क्यूरेबल है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और जो अभी चल रहा है? देखिए, क्यूरेबल है और इसका डिपेंड करता है कि इस किस किस सिस्टम को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। इन केस अगर साइनसेस में साइनसेस को इन्वॉल्व किया हुआ है तो फेस सर्जरी, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, अदर देन यूज ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन भी एक कॉमन एंटी फंगल है जो स्पेशली म्यूकोरमाइकोसिस के खिलाफ अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और साइनसेस को अगर इन्वॉल्व किया हुआ है तो हमें साइनस सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। आंख को अगर इन्वॉल्व किया हुआ है इसमें, अगर ऑकुलर म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है किसी पेशेंट को, तो उसके पहले मैं सिम्टम्स बता देता हूँ। उसके सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट को, एकदम विजन कम हो जाएगा। अगर किसी एक आंख में इन्वॉल्व किया हुआ है तो उस आंख का विजन एकदम से कम हो जाता है। एक्सेस पेन पेशेंट को फील होता है, मूवमेंट उसके बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आई बॉल के, और आई बॉल उसकी थोड़ी सी फॉरवर्ड डिस्प्लेस्ड हो जाती है, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। और उसकी ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, जो आंख के जो चारों तरफ छोटी छोटी मसल्स होती हैं उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पीएल नेगेटिव है, यानी कि पेशेंट को नजर भी नहीं आ रही है, रेटिनल एंडोप्थेल्माइटिस यानी कि आंख के पर्दे को भी इन्वॉल्व उसने कर लिया है, आंख की नस को भी इन्वॉल्व कर लिया है, ऐसी कंडीशन में हमें आंख को निकालना पड़ता है और आंख के आसपास जो एक बोनी केज होती है, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, उसकी कुछ हड्डियों को भी हमें निकालना पड़ सकता है, जिसको एक्सेंट्रेशन प्रोसीजर बोला जाता है। तो सर, ये आपके हॉस्पिटल में भी ऐसे केसेस आ रहे हैं अबाउट इतने एक्सट्रीम लेवल पे पीपल आर लूजिंग देयर साइट? या बिल्कुल ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइनस, ऑर्बिट और ब्रेन इन्वॉल्वमेंट यानी कि साइनो ऑक्लो सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनमें ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है। तो मैं इस मीटिंग के माध्यम से बस एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि इस इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन नहीं है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनको लगता है कि उनको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा पॉसिबल है। हम साइट भी सेव कर सकते हैं, नजर भी सेव कर सकते हैं। हाँ, अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें ना चाहते हुए भी इन्यूक्लेशन और एक्सेंट्रेशन जैसे प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है, यानी कि आंख निकालने जैसा प्रोसीजर हमें करना पड़ सकता है। और कई बार ये ओरल कैविटी को भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो वहां पे हमें डिब्राइटमेंट करना पड़ सकता है, उस इन्वॉल्व टिश्यू को हमें निकालना पड़ सकता है। एंड सर, लास्टली कि जैसे आपने आईज के बताया कि क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर हम कोविड अभी जैसे नेगेटिव हुए हैं तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए कि हमें इफ वी टेक द प्रिकॉशंस तो हमें ना हो? अगर हमें कोई छोटे मोटे सिम्टम्स भी आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। देखिए, ब्लैक फ्लोटर्स अगर दिखाई देने लगते हैं, यानी कि काले धब्बे अगर कुछ विजुअल फील्ड में तैरते हुए दिखाई देने लगे, पेन
आंख में, किसी एक आंख में या दोनों आंख में भी हो सकता है, जो कि कम होता है। कई बार मतलब बायलेटरल केसेस कम होते हैं यूनिलेटरल से, एक आंख का इन्वॉल्वमेंट होता है। कई बार एक आंख का इन्वॉल्वमेंट होता है, थोड़े दिन के बाद में दूसरी आंख का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। एनीवेज, अगर एक आंख में या दोनों आंख में दर्द रहने लगता है, एक्सेस पेन, और नजर कम होने लगे और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाए, और जो आपका साइनस एरिया है, जो हमारा ये चीक वाला एरिया होता है, ये साइनस वाला एरिया होता है। चीक वाला एरिया जो होता है, इस एरिया पर अगर स्वेलिंग आने लगे, रेडनेस होने लगे, या कुछ टाइम के बाद में इस एरिया के ऊपर नंबनेस होने लगे, यानी सेंसेस कम होने लगे इसकी, तो सेंसेस कम होने तक तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। अगर उससे पहले जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो भी सिम्टम्स अगर आने लगे तो फौरन टेस्ट करवाएं अपने नियरेस्ट पॉसिबल ईएनटी डॉक्टर को, और जो आपके ऑप्थेल्मिक सर्जन है उनको अर्लीस्ट पॉसिबल उनसे मिलें, और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो करेंगे। Okay, so thank you sir, आपने अपना टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल में, you spoke to us, and I'm sure बहुत सारी चीजें हमें आज पता चली होंगी। Thank you so much for connecting. So देखा आपने कितने डिटेल तरीके में we got to know about black fungus, the symptoms, the causes, the connection with corona as well. So डरिए मत, but alert जरूर रहिए। So if you like today's segment, then please do like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep watching DNP.